वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट। मैं हूं कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के जात मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था या जैसा आप लोगों ने कहा था, तो बिहार स्टेट में हम लोग जो कंपलसरी अनिवार्य विषय था उसको तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, जिसमें 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। टीचर टीचिंग एबिलिटी आपका जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड और अन्य दक्षता जीके वगैरह, रीजनिंग एप्टीट्यूड, बहुत सारे क्वेश्चन और भी आते हैं। उसके बाद आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आता है, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट से जो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको भी हमें देखना है, ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग साइंस विज्ञान के विषय को देखने वाले हैं। गणित भी देखेंगे क्योंकि विज्ञान का ही आपने सबसे पहले कहा था, तो हम सबसे पहले विज्ञान देखने वाले हैं। कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि ये जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। विज्ञान में आपकी 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, तीनों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये जो है जो हम लोग सोल्व करने वाले वो माध्यमिक स्तर के क्वेश्चन है। इसमें 14 सेट है जिसको हम लोग सोल्व करेंगे। और ये 9वां से 10वां के जो शिक्षक बनने वाले हैं उसके लिए जो शॉर्ट पेपर है और कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट का विज्ञान का हम लोग देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पुराने समय का आपको मूवी वगैरह आपने देखा होगा तो इसी प्रकार से ब्लैक एंड वाइट टीवी पर जो कास्टिंग चलता था मूवी का, तो इसी प्रकार से चलता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इसमें हम लोग कुछ पेपर सोल्व पेपर पहले देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और क्या क्या देखने वाले हैं। पूरा कंटेंट है इसमें कि कौन कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सब हमारा विषय सूची है जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेपर जो 9 सितंबर 2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, उसको पेपर को देखने वाले हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट 2023 का विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप भी आंसर देने का कोशिश करिएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपको आंसर ना पता लगे और आप क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करिए, ठीक है। आप लोग आंसर देने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको कमेंट सेक्शन आप ओपन रखिए और बड़ा बड़ा दिख ही रहा है आपको, तो साफ साफ दिख रहा होगा। तो आप क्वेश्चन इन्वॉल्व होइए, ऐसा नहीं खाली सुनते रहें। सुनते रहे से आपको याद नहीं होगा। जैसे क्या होगा कि आप कुछ आंसर देंगे, गलती होगा तो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठता है। गलती करके इंसान ज़्यादा सीखता है, ठीक है। ये टीचिंग स्किल में है। जब टीचर आपको पढ़ाते होंगे या फिर मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ तो उसमें बताया था कि गलती से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। एक बार गलती कर लिया अगर तो आपने उसको समझा दी कि यदि ऐसे नहीं ऐसे होता है तो उसको ज़्यादा पकड़ लेता है, ठीक है। कि यहाँ पे हमने गलती किया था, यहाँ पे हमको पिटाई पड़ी थी, यहाँ पे हमने को डांट पड़ा था, इन सब चीज़ों को वो जल्दी पकड़ते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है भाई? तो कहता है कि ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है। हम चाहते हैं कि उत्तक संवर्धन द्वारा हम जीवाणु और विषाणु से मुक्त एक पौधा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा विधि क्या है। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन, या गांव विकिरण के पश्चात बीजों को अंकुरित करना, या भ्रूण संवर्धन, कीटाणु मुक्त परिस्थितियों में बीज अंकुरित करना। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो कहता सबसे अच्छा आंसर है सूक्ष्म प्रवर्धक या माइक्रो प्रोपगेशन। ये आपका एक सही तरीका है और इस तरीके का इस्तेमाल करके आप जीवाणु विषाणु से मुक्त एक पौधा या बीज को या उसके उत्तकों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइंस का है तो साइंस में आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए जो बहुत काम करता है, ठीक है। क्योंकि साइंस में जीके तो है नहीं कि बहुत इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इस चीज़ को अगर आपने पढ़ लिया, पर ये देख लिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा और उस कंटेंट को अगर आपने पढ़ लिया तो ये हो ही नहीं सकता है कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आपसे छूट जाए, ठीक है। तो पहले ये देखना होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। क्या पूरा साइंस हम बैठ के बचपन से लेकर अभी तक का साइंस पूरा साइंस का किताब पढ़ जाएँ और पढ़ भी जाओगे तो तुमको सब याद हो जाएगा? नहीं, आपको देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, किस टॉपिक को ये लोग पकड़ के क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या है उत्तक संवर्धन। कहता उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणुओं और विषाणुओं से युक्त पौधों को प्राप्त करने का उत्तम विधि सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व निम्नलिखित है। क्या है सूक्ष्म प्रवर्धन से फायदा? कहता है सूक्ष्म प्रवर्धन प्रक्रिया से पादपों के में तीव्र वृद्धि होती है तथा विभिन्न रोगजनक जैसे जीवाणु और विषाणुओं से छुटकारा मिल जाता है। यह हमें फायदा है और भी फायदे हैं।
कहता और क्या फायदा है, कहता इस विधि द्वारा धीमी गति से प्रवर्धन करने वाले पौधे जैसे कि आर्किड में तीव्रता से गुणन किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो धीरे धीरे बढ़ता है उसको भी हम तेज कर सकते हैं, ये भी इससे फायदा हो जाता है। कहता है सागौन तथा यूकलिप्टस के पुष्प के सूक्ष्म प्रवर्धन की सहायता के से एक वर्ष में एक कलिका द्वारा क्रमशः 500 से 1,00,000 पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन इतना बढ़िया है कि एक पुष्प से आप इतने इतने पौधों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई पुष्प ये सब जो है यूकलिप्टस वगैरह अगर लुप्त हो रहा है, जो कि होगा नहीं, लेकिन अगर लुप्त हो रहा है, क्यों नहीं लुप्त होगा, क्योंकि इतना एक एक पौधा से एक एक उसके फूल से हम इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं उसके, तो जल्दी लुप्त नहीं होगा ना। लुप्त वो होता है जिसका प्रजनन क्षमता कम होता है। ठीक है, यानी कि एक आध को बचा तो हम उसको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत धीरे धीरे प्रजनन करता है। कहता है इस विधि द्वारा पादपों की नई विकसित किस्मों को कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये विधि बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि जो ऐसे पौधे हैं, ठीक है, जो नई विकसित किस्में हैं, उसको हम बहुत तेज़ी से विकास कर सकते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से फैलाना है ना। मान लेते एक को बचा, तब भी अगर हमने एक बना लिया उससे कोई उत्तम किस्म, तो उसको बहुत तेज़ी से फैला सकते हैं इस विधि के माध्यम से। ठीक है, तो ये इसका फायदा है उत्तक संवर्धन विधि। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए। कहता है ये क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम किस वर्ग से संबंधित है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ठीक है, बताओ। बृहद पोषक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, या दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो कहता दोनों तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो जब भी आपको दो ऑप्शन छट जाता है, इसे भी आपको इसमें निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको तुक्का तो मार के ही आना है। ठीक है, तो दो हट गया तो भैया बहुत चांस है कि आपके आंसर सही हो जाए। दो ऑप्शन पता रहता है तो निगेटिव मार्किंग रहे भी, तब भी आपको आंसर मार के आना होता है। कहता बृहद पोषक है या सूक्ष्म पोषक है, इसमें से कौन सा सही आंसर है। कहता है ये जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस या पोटेशियम है, ये माक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, बृहद पोषक में आता है। ठीक है, कहता है ये क्या होता है सर, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताइए, समझाइए। तो कहता है कि डिटेल में थोड़ा सा जान लीजिए आप, क्योंकि हो सकता है भविष्य में फिर से इससे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो आ रहा है वो आएगा। कहता है पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो कि मृदा में मिलाए जाने पर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं, और पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करते हैं। कहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि मृदा में प्रयोग किए जाने वाले बृहद पोषक तत्व है। बृहद मतलब बहुत अधिक मात्रा में इसका जरूरत पड़ता है। जानते हो कि आप लोग कितना ज़्यादा क्या कहता है उसको, उर्वरक या फिर खाद का इस्तेमाल करते हो, कृत्रिम खाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो, तो उसमें क्या रहता है, फास्फोरस रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ये नहीं रहता है। यानी कि बृहद पोषक तत्व है, इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधों को पड़ती है। कहता है इस बृहद पोषक तत्वों के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व भी कुछ होते हैं, जैसे कि जस्ता का इस्तेमाल होता है। कि जस्ता का नाम सुने हो, तुम मिलाते हो मिट्टी में, खेत में नहीं, यानी कि इसका बहुत कम यूज है। जस्ता है, तांबा है, लोहा है, मैग्नीज है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है, निकेल है, क्लोरीन है आदि जो है वो मृदा की उर्वरा शक्ति और पौधों तथा फसलों की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर इसकी जरूरत उसे बहुत कम है। तो ये मिट्टी में सामान्यतः जितना है उतने से काम चल जाता है। हाँ, कुछ कोई एकदम बंजर है जिसमें एकदम मात्रा में नहीं है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ता है कि इसकी आप छिड़काव करें। ठीक है, ये इसको आप मिट्टी में मिलाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। कहता है कृत्रिम खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कृमि या कीड़े का उपयोग किया जाता है। कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम किस कीड़े का इस्तेमाल करते हैं। कृत्रिम मैंने बोल दिया था, कृमि है, कृमि का हम किस कृमि का इस्तेमाल करते हैं। कृमि खाद या कृमि को ही अंग्रेजी में वर्मी हम बोलते हैं। तो किस खाद को हम बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। सोर कृमि, किस कृमि का इस्तेमाल किया जाता है, या हुकवर्म या केचुआ। ठीक है, तो हर किसी को पता है किस कृमि का इस्तेमाल करते हैं जी, तो कहता है केचुए का इस्तेमाल किया जाता है कृमि खाद बनाने के लिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम केचुए का इस्तेमाल करते हैं। यह हर कोई जानता है, जो भी कृषि से जुड़ा हुआ है वो जानते हैं, जो एकदम में शहर में पढ़ा हुआ बच्चा है वो नहीं जानता है। कहता कृमि खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एक मुख्य रूप से केचुए का प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग केचुओं का प्रयोग करके जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे सूखे पत्ते, सड़े गले सब्जियां, ठीक है, सड़ा गला सब्जी हो गया, या आपका हो गया, कहाँ गया जी,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहता है यह हो गया गोबर आदि से खाद बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में आप खाद वगैरह गोबर से बनाते हो ना, तो वही है वर्मी कंपोस्ट, खाद बनाने की प्रक्रिया। इसमें केंचुए इन जैविक अपशिष्ट पदार्थों को खाते थे, तो उसके द्वारा त्याग किए गए मल से जो खाद तैयार होता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खेतों में प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा खाद होता है और ये एक प्रकार का जैविक खाद हो गया, इसमें किसी प्रकार का रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो बढ़िया है। ठीक है, वरना आजकल लोग को तो तुम जो ये रसायन वाला खाना खिला रहे हो, इससे तुमको भी नुकसान हो रहा है, तुमको भी और उन लोगों को भी, उनके स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा कि भैया कि आप लोग जो ये सब यूज कर रहे हो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ठीक है, जब लाइफ स्टाइल बढ़ जाएगा लोगों का, अभी क्या है आबादी बहुत ज़्यादा है, पर सरकार को नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा आज न कल। ठीक है, इसको नियंत्रण करेगी तो उसके लिए जो लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया है, आजकल हर को पढ़ा लिखा हो गया, हर किसी को शुद्ध खाना चाहिए। ठीक है, तो जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो रसायन वगैरह का, तो उस पर पाबंदी लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैविक खाद का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग करना पड़ेगा आपको, जल्द ही होने वाला है। कई रेस्टोरेंट जैसे केरल वगैरह में ये हो भी गया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये हर जगह ये सरकार इसको लागू कर देगी। कहता है कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है। ठीक है, धान के खेतों में मत्स्य पालन भी किया जा रहा है। कहता है जिससे मछलियां धान की खेती में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके, मत्स्य पालन की यह विधि कहलाती है। ठीक है, कहता क्या बोल दिए, ऐसा समझ ही नहीं आया। कहता है कि आपको धान की खेती करना है तो आपको मिट्टी में पानी पर्याप्त चाहिए, या फिर उल्टा कह लो कि अगर आप मत्स्य पालन कर रहे हो तो आपको तालाब बनाना पड़ेगा और तालाब में पानी डालना पड़ेगा, और पानी डाले तो मिट्टी में पूरा आसपास का मिट्टी गीली हो जाएगी, यानी पानी सूख लेगा। ठीक है, पानी डालते जाओ नदी में और पानी सूखता जाएगा। ठीक है, सब जगह ना पानी फैल जाएगा, जितना पानी डालोगे वो सूख लेगा। उपाय क्या है? ठीक है, क्या पक्कीकरण करें पूरा का, तो फिर मछली क्या पालोगे तुम। ठीक है, तो करेगा कि क्या करें, तो कहता है कि इस दोनों का फायदा हम उठा लें। ठीक है, क्योंकि पानी हम दे ही रहे हैं और इतना पानी सिर्फ मछली को पालने के लिए देंगे तो भैया हमको पूर्ति नहीं होगा। अगर हम सप्लाई, भाई पानी कहाँ से लाओगे, मोटर चला चला के पानी निकाल के ला रहे हो तुम, अगर पानी उतना ला रहे हो, ठीक है, और सब पानी सूखते जाएगा तो तुम्हारा भाई बिजली का बिल नहीं जुटेगा। उपाय क्या है कि पानी सूखा तो क्यों ना, ऐसे भी अगर हम खेती वेती करते तो पानी हमको डालना ही पड़ता, उतना पानी भर जितना खेती में जरूरत है उतना तो पानी डालना पड़ेगा। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप दोनों का इस्तेमाल कर लो। यहाँ पे तो भाई पानी इकट्ठा किया तुमने, एक तालाब बन गया खेत, तो उसमें मछली पाल लो, और उस पानी को जो सोख रहा है जमीन, ठीक है, जो जमीन सोख लिया उसमें आप क्या कर लो, धान की खेती कर लो। ठीक है, तो दोनों इस्तेमाल में आ गया, तो ये आपको फायदा हो गया। कहता है कि ये तो फायदा हो गया, पर इसे कहते क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है? तो कहता है इसे हम मिश्रित मत्स्य पालन कहते हैं। मिश्रित मतलब दो काम आप एक साथ कर रहे हो, धान का खेती भी हो गया आपका और दूसरा मछली का पालन भी हो गया, तो इसे हम मिश्रित मत्स्य पालन कहते हैं। याद रहेगा, इसे हम मिश्रित मत्स्य पालन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको देख भी लेते थे। देखो कुछ भी चीज़ों को डिटेल में मैं इसलिए बताता हूँ ताकि उसके दिमाग में आपके रह जाएगा। मैं सीधे सीधे आंसर बताते चला जाऊँगा तो आपके दिमाग से वो निकलता रहेगा, स्किप होता चला जाएगा। ठीक है, याद ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में बसेगा। एक ही चीज़ पे मतलब ऐसे ही देख के निकल जाओगे तो काम नहीं चलेगा, उसको देख के बढ़िया से एनालिसिस कर लो तो दिमाग में आपके अट जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से उसको देख लीजिए क्या है। कहता भारत में कुछ प्रमुख स्थानों पर मछली पालन धान के खेतों में किया जाता है, जिससे कि मछलियाँ धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि एवं विकास कर सके। मत्स्य पालन की यह तकनीक मिश्रित मत्स्य पालन कहलाती है। एक और चीज़ कर सकते हो, कहता है खेत है, ठीक है, इसमें क्या है, तो धान की खेती के लिए पूरा तालाब पानी से भरा रहना चाहिए। तो पानी से तालाब भरा हुआ, उसमें आपने खेती कर लिया, ठीक है, ढेर सारा धान का पौधा रोप दिया, ये पानी नीचे भरा हुआ, उसमें मछली भी डाल दो, मछली पला जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपके साथ एक साथ हो गया। ठीक है, मत्स्य पालन भी हो गया और खेती भी हो गया। इसे कहते हैं हम लोग मिश्रित मत्स्य पालन। ठीक है, यानी कि धान की खेती के साथ साथ मत्स्य पालन भी हो गया। कहता है इसे कहते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। ठीक है, पालन कहलाते हैं। कहता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? कहता है कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए शाहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीटों को पालन रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसके से रिलेटेड नहीं है, पर हो सकता है कि आगे आपको आ जाए। कहता है अगला है हॉर्टिकल्चर। कहता हॉर्टिकल्चर क्या है सर?
कहता उद्यान विज्ञान कृषि, यानी कि उद्यान विज्ञान कृषि को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कहता विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल फूल सब्जी तो औषधीय फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है। और सेरीकल्चर क्या कहलाता है जी? कहता रेशम के कीटों का पालना, रेशम कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए हम शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीटों को पालते हैं, उसे हम कहते हैं मेरीकल्चर। ठीक है। और यहाँ पे मत्स्य पालन हो रहा है, वो भी साथ साथ हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्या जी? कंपोजिट फिश कल्चर, यानी कि मिश्रित मत्स्य पालन। चलिए आगे चलते हैं। कहता आलू में देखो ढेर सारा बायोलॉजी का क्वेश्चन भर भर किया, और हमारे यहाँ जो बायोलॉजी है बिहार का बायोलॉजी, उसमें खेत खलिहान से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी उसी जानकारी देना होता है, क्योंकि बच्चे भी जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड से होते हैं, गांव के होते हैं, कृषि से संबंधित होता है, तो उनको ये जानकारी देते हो तो वो सीधे सीधे उसका इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं। कहता आलू में अगेती झुलसा यानी ईयरली ब्लाइट जो होता है रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है। आलू में एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं अगेती झुलसा, ईयरली ब्लाइट। ये रोग किसके कारण होता है? ठीक है। अल्टरनेरिया सुलानी, ठीक है, अल्टरनेरिया सुलानी, या फिर फोटोफिट्रोरा इन्फेस्टांस, क्या फाइटोरा इन्फेंटांस, सिनकाइट्रोम एंटीबायोटिकल, सिंट्रासिकोम एंटीबायोटिकल, पैथियम एफिनोडेमोटम। ये है आपका, इसमें किससे होता है आपका आलू में अगेती झुलसा वाला बीमारी। ठीक है। तो कहता है ये जो है, तो नाम ही से पता लग ही रहा है झुलसा। ठीक है। ये जो है वो अल्टरनेरिया सोलानी, ये जो है इसके कारण आपको अगेती झुलसा नाम बीमारी होता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि स्पेल करने में बेचारा हम लोग को तकलीफ हो रहा है। ऐसा ऐसा नाम रख देता है लोग कीड़ा मकोड़ा का, कि हम लोग रखते नहीं, हम लोग अच्छा सा नाम रखते हैं, कीड़वा मकड़वा इस प्रकार का नाम रखते हैं हम लोग। कहता आलू मुख्य रूप से पौधों का तना वाला भाग होता है। ये भी एग्जाम में आता है कि आलू जो है वो कौन सा भाग होता है पौधा का? कहता पौधा का तना वाला भाग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे मिस्टेक मत कीजिएगा, ये पौधा का तना वाला भाग होता है। आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग अल्टेरिया सोलानी नामक कवक के कारण होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अल्टेरिया सोलानी जो है वो एक प्रकार का कवक है। ठीक है। इसका लक्षण आलू की बुवाई के बाद आलू के पौधों के उगने पर 3-4 हफ्ता के बाद आलू के पौधों की पत्तियों पर दिखाई देने लगता है। इसमें पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, तथा रोग बढ़ने पर धब्बों का आकार और रंग में वृद्धि होने लगती है। तो ये याद रखिएगा, ये सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया। इतने सारे बायोलॉजी क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। कहता है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कहते हैं कोई बिलियन में जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब वो क्या जी? बेस न है, वो क्षार है, नीला कर रहा है। तो अम्ल लाल करता है और जो क्षार होता है वो नीला करता है, तो उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा कौन है जीत? कहता ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है। ऐसे भी देख लो 7 से 12 से भी कम है तो एक ही ज़्यादा है, तो वही आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में इसको, हर चीज़ को डिटेल में देखिए। बायोलॉजी वाला में थोड़ा सा हम लोग जो आंसर है उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, बाकी चीज़ों को हम लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं। बाकी तो हम लोग को आता ही है, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट, हम लोग से इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। कहता अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसके अलावा एक क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये हर कोई हम लोग जानते हैं। कहता ऐसा विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय विलयन कहते हैं, अर्थात ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे लाल लिटमस पेपर कहलाते हैं। ठीक है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उपयोग दिए गए विलयन चूंकि पीएच के मान 10 वाला विलयन एक क्षारीय विलयन होगा जो कि लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा जी? कहता नीला कर देगा। वो विलयन जिसका पीएच मान केवल 7 होता है वो उदासीन विलयन होते हैं। यह हर को जानता है। जैसे पानी में डालेंगे, एक साफ सुथरा पानी है, ठीक है, उसमें अगर उस लिटमस पेपर को डालेंगे तो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं। फिर से आ गया पीएच स्केल, फिर से आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया। कहता पीएच स्केल की खोज किसने किया था? ठीक है। तो ये किसने किया था जी? कहता है कि पीएच का खोज किसने किया था? ये अरहेनेस
सारेनस, लेविस और एक है ब्रॉन्टेड लोरी। कहता है इसमें से जो है पीएच स्केल की खोज किया किसने किया था? कहता है सारेनसन ने पीएच की खोज किया था। ये हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है साइंस में। बताओ इसे क्या कब हुआ था, ये किसने किया था, इसे क्या लेना देना है? ये लोगों को पता ही नहीं रहता। इन लोगों को लगता है कि किसी प्रकार का बस क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, उस क्वेश्चन का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इसी को मतलब नहीं रहता इन लोगों को। बस क्वेश्चन देना है हमें, ठीक है, 10 को क्वेश्चन देना था, यही क्वेश्चन हो गया। अरे भाई क्वेश्चन ऐसा पूछो जिसके नॉलेज से सामने वाले को बेनिफिट हो, ठीक है। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन कभी जेई पूछेगा? नहीं पूछेगा, ठीक है। आप जीके ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछो ना, जो हिस्ट्री का स्टूडेंट उससे पूछो। खैर देख लेते हैं। ऐसे टीचरों को पता होना चाहिए, टीचर को बच्चों को बताना होता है, आपको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना होता है, आपको बच्चों को जानकारी देनी होती है। तो जानकारी जितना ज़्यादा रहे उतनी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जानकारी ऐसा भी होना चाहिए जो सीधे सीधे आप इसका जीवन में उपयोग कर पाए, ठीक है। कहता है किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन की अम्लीयता क्षारीयता, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, ठीक है। अम्लीयता और क्षारीयता को की माप होता है। इसे उस विलयन में द्रवीभूत हुए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम, ठीक है, सह लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। पीएच पैमाना वह पैमाना होता है जो किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को उस विलयन की उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करता है। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाने की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 0 और 14 होती है, जिसमें पीएच 7 एक उदासीन विलयन को प्रदर्शित करता है। जानते हो 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय विलयन, और 7 रहेगा तो उदासीन विलयन। यह हर कोई जानता है। बस ये जानना जरूरी है कि आपको ये पीएच का खोज जो किया था वो सोरेनसन ने किया था, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आया है तो आगे भी आ सकता है। और पीएच से 2 क्वेश्चन आ गया है, तो पीएच से अच्छे से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 8वां नंबर। कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4 इन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जी, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है H2SO4 या H2SO3 क्या होता है जी? H2SO4 होता है या H2SO3 होता है? सल्फ्यूरस अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, सल्फ्यूरस अम्ल तो ये होता है H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है वो होगा H2SO3। ऐसा देख लेते हैं, जल्दीबाजी देखो, जल्दीबाजी में गलती हो गया तो आपसे भी जल्दीबाजी एग्जाम में करोगे तो गलती हो सकता है। अगर हमसे गलती हो जाता है तो आपसे भी गलती हो सकता है। देखिए कहता है सल्फ्यूरस अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO3 होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का उपयोग उर्वरकों के रूप में या रंग द्रव्यों, रंगों, दवाओं, विस्फोटक पदार्थों, दवाओं और अकार्बनिक लवणों के साथ साथ एसिड के निर्माण तथा पेट्रोलियम के शोधन और धातुक्रम प्रक्रियाओं में किया जाता है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड का संयुग्मी अम्ल है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का एक संयुग्मी अम्ल है, उसके साथ बनता है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है जी? एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है। अवकरण या रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन जी? तो हाइड्रोजन का योग होता है, या फिर कहो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटता है। तो ऑक्सीजन के बारे में तो दिया ही नहीं है, तो ये हो गया आपका, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। इसमें ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है जी? हाइड्रोजन तो जुड़ेगा, ये तो हटेगा। मतलब ऑप्शन ओ बनाने वाला एकदम ये मतलब सेट करने वाला ना महामूर्ख होता है, ठीक है। क्वेश्चन बना रहा है, ऑप्शन भी दिया है तो ऐसा बेवकूफ़ है। मतलब हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का योग, दोनों एक के साथ कैसे हो सकता है? ऑप्शन भी तो ढंग का दो कम से कम। कैसे कैसे लोगों से लोग बनवाता है पेपर, समझ नहीं आता है। साइंस का पेपर हम लोग को जैसे तो बनवाना चाहिए, ये सबको हिला कर रख देंगे। टीचर बनने वाला है तो हम लोग से बनवाओ क्वेश्चन, ठीक है। कहता ऑक्सीजन अपचयन को थोड़ा सा बढ़िया से देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहता ऑक्सीजन क्या होता है जी? ऑक्सीकरण क्या होता है? कहता ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन के संयोग अथवा हाइड्रोजन का नियोजन यानी कि हटना शामिल होता है। अपचयन में क्या होता है जी? कहता अपचयन में हाइड्रोजन का या तो योग होगा या फिर ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। कहता इस प्रक्रिया परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन मतलब ठीक है विद्युत ऋणात्मक तत्व, कोई भी हाइड्रोजन, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन मतलब कि कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के जैसा ही काम करता है और उसे हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे, ठीक है। यानी कि इस प्रक्रिया में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी,
ठीक है, ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, या फिर कहो विद्युत धनात्मक अवयवों की कमी आएगी। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, या फिर कहो विद्युत धनात्मक तत्वों की अवयवों की कमी आएगी, या विद्युत ऋणात्मक अवयवों की वृद्धि होगी। विद्युत ऋणात्मक अवयव जो है, अवयव मतलब उसमें जो आयन जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो विद्युत ऋणात्मक अवयव जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, ऑक्सीकरण में, और इसमें अपकरण में जब उसका उल्टा होगा। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक अवयवों की कमी आएगी, या विद्युत धनात्मक अवयवों में वृद्धि होगी, या फिर कहोगे इस प्रक्रिया परमाणु के इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी। ठीक है, अपकरण हो रहा है तो भैया अपकरण में हाइड्रोजन आता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, तो हाइड्रोजन आने का मतलब हो रहा है हाइड्रोजन H+ न है, तो H+ है तो भैया इलेक्ट्रॉन ये दिया ना, H+ बना कैसे वो, हाइड्रोजन आने का मतलब क्या है, H+ आना। H+ मतलब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा था तो H कहाँ से आया, H आया मतलब हाइड्रोजन में देने के इलेक्ट्रॉन को देने प्रदान करने का गुण ज़्यादा पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन वो देगा। चलिए भाई दे दिया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आप अपकरण और ऑक्सीडेशन अच्छे समझ गए होंगे और मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आएगा। ठीक है, मैंने बता दिया तो देखो अगला पेपर में मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, ये खुद से समझना होता है। हम लोग इतना एग्जाम दे चुके हैं, बच्चों को पढ़ा चुके हैं कि हम लोग को पता हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आया है तो कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगला है, अगला बढ़िया से देख लो कि वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। ठीक है, वसा या तेल का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या कहलाएगा। ठीक है, कहता जंग लगना कहलाएगा, गलत बात है। जंग लगना में आपको लोहे का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है जिसको आप खाते हो, तो ये भी गलत हो गया, तो ये तो होगा नहीं। तो ये क्या बच गया, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता इसको कहते हैं। ठीक है, कहता क्यों कहते हैं, नीचे देख लेते हैं जरा। ठीक है, डिटेल में जानना है तो थोड़ा सा इसके इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। ठीक है, जिसने क्या इंफॉर्मेशन दिया है। कहता वसा और तेल में मुख्य अंतर यह है कि यह कमरे के तापमान पर वसा ठोस होती है। जो वसा होता है वो कमरे के तापमान की क्या होता है, ये कहता ठोस होता है, और तेल जो होता है वो द्रव होता है। ठीक है, वसा मतलब फैट, फैट क्या होता है कमरे तापमान पे, ठोस होता है, और जो तेल होता है वो द्रव होता है। वसा और तेल की ऑक्सीकरण को विकृत गंधिता यानी कि रैंसिडिटी कहा जाता है। रैंसिडिटी इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में उसको विकृत गंधिता कहा जाता है। तथा तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक रखे जाने पर ऑक्सीकृत होकर अपना स्वाद और गंध बदल देते हैं। यह घटना विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, और नमकीन और चिप्स आदि लंबे समय तक रखे रहने पर उनका स्वाद और गंध दोनों ही अप्रिय हो जाता है। ठीक है, तो कहता इसको समझिए, कहता वसा और तेल यानी कि तेल का कोई भी सामान जिसमें तेल इस्तेमाल हो गया, ठीक है, तेल का कोई सामान है तो उसको बहुत दिन तक तुम नहीं रख सकते हो। अगर बहुत दिन तक रखोगे तो उसका तेल या वसा जो भी है, फैट वाला, फैट मतलब जैसे कि आप घी वगैरह है, ठीक है, या तेल है या ऑयल है, इसको अगर बहुत दिन तक रखोगे तो ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और ढेर सारा महक उत्पन्न करेगा, गंध उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, इससे जो आपका भोजन है वो खराब हो जाएगा, जो खासकर तेल में बना हुआ है जिसमें वसा है वो सब खाना आपको तुरंत के तुरंत खराब हो जाता है। ठीक है, जिसमें तेल का इस्तेमाल कम किया गया वो सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं, पर ये चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर बहुत ज़्यादा गंध भी ये उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे इसमें से कौन पानी के ऑक्सीकरण को कहते हैं। ठीक है, इसमें से कौन जो है वो पानी के ऑक्सीकरण को कहते हैं। बताए क्वेश्चन कैसे बनाता है, मतलब सर ट्रांसलेशन करने में गलती करता है। कहता है इसमें पानी कैसे बन रहा है, जो देखो जी पानी के ऑक्सीकरण मतलब क्या लिख रखा है को कहते हैं, कहेंगे कुछ समीकरण बताओ, ऐसे लिखना चाहिए था तुम्हें। तो पानी कैसे बनता है, H2O और O2 मिलकर H2O बना रहा है और संतुलित समीकरण यही है आपका, दिख ही रहा है आपको। हाइड्रोजन देख लो 4 गो इधर है, इधर भी 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है तो इधर भी 2 गो है, बाकी भी ये भी गलत है आपका। ठीक है, H2O बना रहा है, जो हाइड्रोजन 4 गो है यहाँ पे 2 गो दिखा रखा है, इसी क्वेश्चन में देखो 4 गो हाइड्रोजन यहाँ 4 गो दिखा रहा है, ऑक्सीजन जो H2O में ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो दिखा दिया है, तो ये गलती है। तो आपका जो इक्वेशन है वो ए सही है। ये तो बहुत ही आसान सा था। ठीक है, इसको क्या देखना है यार, जान ही लो कितना त्याग करता है कितना लेता है, ये सब जानते हो। ठीक है, तो उसको क्या देखना है, पढ़ के भी तुम कौन सा कर लो, जिसको नहीं आता है वो ऐसे भी पढ़ के भी उसको नहीं समझ सकता है। ठीक है, उसको रट्टा मारना पड़ेगा। कहता है वो कौन सा तत्व इसकी परमाणु संख्या 12 है। 12 कौन है जी, 11 सोडियम 12 मैग्नीशियम ना, तो रट्टा मार के रखे हो आपने लोग। तो कहता 12 मैग्नीशियम, तो ऑप्शन नंबर सी
ठीक है, और भी याद रख सकते हो तुम लोग। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखना पड़ेगा क्योंकि बार बार एक ही चीज़ नहीं पूछेगा, अगली बार हो सकता है कुछ और पूछ दे, तो याद कर लीजिए। 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 नियॉन, 10 नो क्या होता है जी, F फ्लोरीन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 इसके बाद 12 उठा इधर दाएं बाएं लिख दिया है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट का लिखा हुआ है जिसको हम याद कर लेते हैं कि सोडियम कितना होता है 11 कैल्शियम, 20 कैल्शियम होता है, 12 मैग्नीशियम होता है, 19 पोटेशियम, 13 एल्युमिनियम और 17 क्लोरीन। कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन कि उस तत्व की संयोजकता बताओ जिसकी परमाणु संख्या है 12 है। कहता 12 वाला का संयोजकता बताना है भाई। संयोजकता मतलब सबसे बाहर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो बताना है आपको। तो 12 कैसे होगा, तो सबसे पहले 2, 8 और 2, ये ना 2 संयोजकता हो गया इसका। कितना संयोजकता है जी 2, ठीक है। सबसे आउटर सबसे अंदर वाला में 2, उसके बाद 8, उसके बाद बाकी बच गया कितना जी 2, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी जी 2, ठीक है। संयोजकता निकालना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो यहाँ पे अंग्रेजी लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने आपको निकाल के दिखे भी किया, ठीक है। फिर भी जो नहीं जानता उसको मैं बता देता हूँ कि किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसकी किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोजन करने की क्षमता को माप होती है। हो सकता है ये पूछे संयोजकता से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। कहता है किसी तत्व के परमाणु द्वारा बंध बनाने के लिए दान या स्वीकार किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ताकि वह तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले सके उसको संयोजकता कहते हैं। परमाणु संख्या 12 वाले तत्व Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282। यह तत्व Mg अपने निकटतम अक्रिय गैस नियॉन Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को अन्य तत्व के परमाणु को दान कर देता है, जिसे वह अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेता है। अतः परमाणु संख्या 12 वाले तत्व की संयोजकता कितनी होगी 2 होगी। तो अच्छा सा एक्सप्लेनेशन बेचारा दिया है, हम लोग तो जल्दी जल्दी आंसर बता देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है। मैग्नीशियम सल्फर क्या है भाई, ये क्या बनाएगा, आयनिक बंध ना, आयन है ना, ये सब मेटल है ना, तो ये सब आयनिक बॉन्ड बनाएगा। किससे से कौन सा बॉन्ड बनाएगा बताइए जल्दी से, ठीक है। ये क्या है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा कि कहता है कि मेटल है, मेटल तत्व आयंस को दे देता है, मैग्नीशियम जो है तुरंत सल्फर को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो कहता है आयनिक बॉन्ड। कहता है क्यों आयनिक बॉन्ड बनाएगा जी, कहता है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही रिएक्टिव, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी आती है उसमें। वो जो सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो जनरली नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो बनाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो वो साझा करके काम चलाता है, न ये देना चाहता है न वो देना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे से साझा करता है। यहाँ तो मैग्नीशियम बैठा हुआ है, जितना चाहो उतना ले जाओ हमारे से, ठीक है। मैंने जितना चाहो जितना उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको देने की प्रवृत्ति रखता है, तो देगा तो आपको आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, आयन बना लेगा, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। देखो ढेर सारा लेक्चर यहाँ दिया हुआ है, लेक्चर पढ़ने का मन करे तो पढ़ लो। क्या लेक्चर पढ़ोगे यार, हर कोई जानता है, अब तो साइंस के स्टूडेंट तो जानबे करते हो, फिर भी देख लो जो नहीं जानते हैं। कहता मैग्नीशियम आवर्त सारणी, देखो जो बच्चे लगता है कि भाई हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से जानते हैं तो स्किप कर लो, थोड़ा सा बढ़ा लो वीडियो को, ठीक है। जरूरी नहीं कि अपना समय बर्बाद कीजिए। वीडियो का अगर लग रहा है कि भाई हम हर चीज़ जान रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम निकालना चाहते हैं, तो भैया स्पीड बना लो वीडियो का, ठीक है। हमको तो बताना है, तुम क्या 2 बार टाइप करोगे 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा, तो आगे बढ़ा लो। कहता है मैग्नीशियम आवर्तनिक जो है वो 3 का एवं समूह 2 में स्थित है, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा जानकारी जो आपको नहीं याद है तो रिकॉल हो रहा है, ठीक है। आवर्त सारणी 3 और समूह 2 में स्थित है। इसकी बाहरी कक्षा में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर आवर्त सारणी के आवर्त 3 और समूह 16 में उपस्थित है। इसे बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम और सल्फर के बीच अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को स्थानांतरित कर देता है और जिससे दोनों तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण मैग्नीशियम और सल्फर के बीच जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बंध। यह बच्चा जानता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, तो तत्व X है। तो लाल लिटमस पत्र को अगर नीला करता है तो निश्चित रूप से जो विलयन बन रहा है, ठीक है, वो बेस बन रहा है। क्या बन रहा है जी, तो कहता है बेस बन रहा है, ठीक है। बेस कौन बनाता है,
कहता धातु जो होते हैं वो बेस बनाता है, तो ये धातु का ऑक्साइड निश्चित रूप से रहा होगा। अधातु जो है वो एसिड बनाता है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये आप जानते होंगे। ठीक है, अधातुओं के बेस जो होते हैं, नॉन मेटल्स के जो बेस होते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहता है बी क्या है, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो जो अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि धातुओं का ऑक्साइड जो होता है अभिक्रिया करके धातुओं का ऑक्साइड बनाते हैं। जाहिर सी बात है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और उनके ऑक्साइड जल के घुलकर क्षारीय विलयन बनाते हैं, जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व एक्स एक धातु होगा। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि फालतू फालतू क्वेश्चन में टाइमर बिताते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताओ, इसमें से एल्केन कौन है भाई? तो एल्केन जानवे करते हो तुम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, बताइए एल्केन कौन है ऑप्शन में जल्दी से। मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा। ठीक है, तो कहता है कि मेथा एथा, एल्केन में एथा दो ना आ रहा है जी। तो मेथेन, एन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये ना है, इसका सूत्र क्या होता है? 2N CN और H2N है ना। इस फॉर्मूला बताओ, C2H4, C2H4 कहता है ऐसा फॉर्मूला कौन सा है जी? ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कुछ ऑप्शन है? कहता ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ले तरीके ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ये सभी है। अच्छा, एल्केन पूछा गया है, सॉरी। ठीक है, एल्केन पूछा गया, एल्केन, ये सारा एल्केन। एल्केन क्या है भाई? गलती हो गया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जो होता है, जो कहता है जो भी इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, सॉरी मैं कुछ और सोच रहा था, 2N+2 कहता है इस फॉर्मूले को जो भी फॉलो करेगा वो सबके सब एल्केन होगा। कहता सभी के सब, ये 2 2 4 और 5 6। ठीक है, 3 3 6 7 8, 4 2 8 और 2 10। कहता सभी के सभी जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। एल्कीन बताते बताता किसी और धुन में चला गया। ठीक है, एल्कीन जो होगा वो CnH2n वाले फॉर्मूले को जो फॉलो करेगा उसे हम एल्कीन कहेंगे। और एल्काइन कहता है जो CnH2n-2 इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा उसे हम कहेंगे एल्काइन। ठीक है, तो 3 प्रकार का आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो ये आपका तीनों के तीनों जो है वो एल्केने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन देख लो। थोड़ा सा जल्दीबाजी में ज़्यादा जोश में आने से जोशिया जाता आदमी। ठीक है, कहता है कि एल्केन मुख्यतः कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रमुख रूप होता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के सदैव एकल सहसंयोजक बंध बनाए पाए जाते हैं। ये सभी पूछा जा सकता है। कहता है इसका सूत्र CnH2n होता है। प्रमुख एल्केन और उसके रासायनिक सूत्र नीचे दिया गया है। जैसे मेथेन CH4, एथेन, मैंने एल्केन लिखा हुआ था, मैंने एथिलीन समझ लिया। ठीक है, बस ये अब मैंने फॉर्मूला आपको इसका C2H4 ये फॉर्मूला बता रहा था। ठीक है, तो एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12 और हेक्सेन C6H14। ठीक है, ये सब के सब क्या है जी? कहता है एल्केन है। अगला फिर से क्वेश्चन आ गया, कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? किसका हम इस्तेमाल फल को पकाने में किया करते हैं? कहता है एथिलीन का हम इस्तेमाल करते हैं। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होगा जी? ठीक है, अभी एथिलीन बताइए, एथिलीन जिसको हम एथीन भी कहते हैं, एथिलीन का फॉर्मूला बताइए। कहता है ये एल्कीन समूह का ना है, और मेथा एथा ना है, तो एथिलीन CnH2n ना। ठीक है, तो C2H4 ना, तो ये ना है आपका। ठीक है, ये आपका एथिलीन या फिर एथीन, दोनों एक ही नाम है, और इसका उपयोग हम करते हैं C2H4 का फल को पकाने में। याद रखिएगा, C2H4 का इस्तेमाल हम फल को पकाने में करते हैं। ले इन्होंने घूम रहा है जी। कहता है एथिलीन, जिसका IUPAC नेम एथीन है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए असंतृप्त कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन पट से कर लेगा ये। कहता है इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4। यह एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के साथ डबल, इसका फॉर्मूला जानबे करते हो,
जो C2H4 है इसमें होता है C के बाद डबल बॉन्ड और इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये वाला है ये। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, आप जानते हो। ठीक है, नहीं जानते तो देख लेना, हो सकता है कि अगले एग्जाम में आ जाए। कहता है कि जो होता है सहसंयोजी जो बंद होता है एक गैसीय हार्मोन्स भी है। ठीक है, कहता है कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन C2H4 का प्रयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। ठीक है, आप भी करिए। ठीक है, केला पकाइए, आम पकाइए, सब कुछ पकाइए, सबको पीला कर देता है, ये क्या पकाएगा ये। ठीक है, ये स्वाद जो है वो पेड़ में पके हुए का जो स्वाद है वो आपका स्वाद ये एथिलीन से पके हुए में थोड़ा ना आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कार्बन का कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाती है। कहता श्रृंखलन बताइए, श्रृंखला बनाता है, श्रृंखलन दिया भी है तो कोई ऐसे ही मार देगा सब लोग। ठीक है, श्रृंखलन है जो है ये कहता है कार्बन में बड़ा ही अच्छा चीज़ है। कहता है इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में, तो ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना एक ही जैसा है उसके लिए। ठीक है, जैसा देने में है वैसा उसके साथ लेने में है, तो इससे ये होता है। और इसमें श्रृंखलन का गुण बनता है। श्रृंखलन के गुण के कारण क्या होता है कि बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएँ इसके स्टेबल होती है। ठीक है, तो श्रृंखलन के गुण के कारण ये लंबी लंबी श्रृंखलाएँ बना सकता है। और इसी कारण जो होता है वो कार्बन के सबसे ज़्यादा, मतलब समझ लो कि कार्बन के लिए अलग ही केमिस्ट्री चलता है, कार्बनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इतने सारे कार्बन के आपको यौगिक मिलते हैं। ठीक है, वातावरण में। तो कार्बन एक रासायनिक तत्व है, हर कोई जानता है। कहता है इसका परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है। यह ऐसा तत्व है जो किसी अन्य तत्वों के साथ साथ संयोजक बंध द्वारा श्रृंखला का गुण प्रदर्शित करता है और इसी गुण के कारण अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि से संयोजक बंध बनाकर उच्च अनुभार वाले लंबे श्रृंखला एवं बेंजीन की तरह चक्रीय श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक बनाता है। अर्थात श्रृंखलन कार्बन का एक मुख्य गुण है जिसके कारण लंबी श्रृंखला वाले उच्च अनुभार के यौगिक बनाता है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के अप्रूफ है, ये भी याद रखना है आपको। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों के तीनों जो है वो कार्बन के अप्रूफ है। ये सब आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे सहसंयोजी यौगिक साधारणता क्या होते हैं जी। कहता सहसंयोजी यौगिक क्या पानी में घुल जाएगा। सहसंयोजी यौगिक को पानी में घुल देगा, नहीं घुलेगा। ठीक है, आयनिक यौगिक पानी में घुल जाएगा क्योंकि आयनों को पानी जो होता है वो अलग अलग कर देता है। सहसंयोजी जो होगा वो आयनिक थी में घुलेगा। तो सहसंयोजी यौगिक जो है वो पानी में नहीं घुलेगा आसानी से। ठीक है, क्यों नहीं घुलेगा पता है ना। ठीक है, जैसे NaCl है ये आयनिक है, जैसे ही पानी में डालते हो तो पानी जो होता है वो पहले से जो होता है ध्रुवीय होता है, तो ध्रुवीय वाला अध्रुवीय को घोलता है, ध्रुवीय वाला ध्रुवीय को घोलता है, इस प्रकार से काम चलता है। तो कहते हैं NaCl- तो आराम से घुल जाएगा, आयनिक कंपाउंड है। सहसंयोजी कंपाउंड जो होता है वो पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, वो उसको तोड़ के अलग कर नहीं कर पाएगा पानी, तो पानी में अघुलनशील होता है, ये बात सही है। पानी में आयनिक होता है, आयनित कैसे, सहसंयोजी में तो आयनित होगा। ठीक है, वो क्या वो आयनिक बॉन्ड है उसमें जो आयनित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जी, तो पानी में अघुलनशील है, याद रखिएगा। देखो अगर कोई और टीचर पढ़ाएंगे जिसको साइंस का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो बस आंसर बताएंगे। हम चूँकि हम लोग साइंस बैकग्राउंड से ही हैं तो हम आपको पूरे डिटेलिंग बता सकते हैं। जीके की तरह नहीं है ये साइंस है, लॉजिकल चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ रट्टा मारना नहीं है। एक बार समझ लोगे तो चीज़ें कभी गलती इसमें नहीं होगा, और समझने की चेष्टा करिए। ठीक है, रट्टा मारने की चेष्टा मत करिए। तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक की तुलना में कम होता है। ठीक है, जो सहसंयोजी बंध बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसको गलाना, उसके बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। ठीक है, तो सहसंयोजी बॉन्ड को का क्वथनांक और गलनांक दोनों ही ज़्यादा होता है। और सहसंयोजी, ये भी एक क्वेश्चन है जिसको भी जानिए कि सहसंयोजी यौगिक का क्वथनांक और गलनांक क्या होगा, वो कम होगा। और ज़्यादा किसका होगा, तो कहता है ज़्यादा जो होगा वो आपका वैद्युत संयोजी जो बंध है उसका जो क्वथनांक का गलनांक ज़्यादा होगा। जैसे NaCl नमक को गला के दिखाओ, गल जाएगा, नहीं गलेगा। आप सब चीज़ गला सकते, नमक गला के दिखा दो ना भाई, नमक नहीं गलेगा। लेकिन जिसमें आपका सहसंयोजी बॉन्ड बनता है वो गल जाएगा, आराम से गल जाएगा। ठीक है, कहता है कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं जल में अकार्बनिक एवं ध्रुवीय विलयकों में अघुलनशील होते हैं।
ठीक है। जितने भी ध्रुवीय विलायक हैं, ध्रुवीय विलायक जो समझते हैं जिसमें पोलरिटी बनता है, ठीक है, जिसमें प्लस वाला एक तरफ हो जाए और माइनस वाला एक तरफ चला जाए, उसको कहते हैं ध्रुवीय, जिसमें आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, डायपोल, द्विध्रुव, ठीक है। तो ध्रुवीय अणु होते हैं वो, ठीक है। तो ध्रुवीय अणु में जो होते हैं, ध्रुवीय विलायक जो होते हैं, जैसे पानी जो है वो ध्रुवीय है, H2O, ठीक है। इसमें जो होता है, चलो मैं इसको बताता हूँ, तो समझाने की चेष्टा करता हूँ। कहता है H2O है, ये H है, ठीक है। H जो होता है वो पार्शली, H जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की, जो O में है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति है। और इलेक्ट्रॉन तो ये जो हाइड्रोजन है वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो चाहता है ले जाओ इलेक्ट्रॉन, इसे देने की बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। तो क्या करता है, ये पहले से तो 2 इलेक्ट्रॉन रख ले है, ये इसका लोन पेयर है, ये इसके बाद 2, उसके बाद इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो खींचने से क्या हो गया, इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके ये जो बॉन्डिंग बना हुआ है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे साझेदारी चल रही है, पर साझेदारी में क्या होता है, जो मजबूत वाला होता है वो पैसा को खींच के रखता है। जहाँ पे मान समझ लो कि बिजनेस से पैसा लगा रहे हो, तो जो ताकतवर आदमी वो पैसा अपनी तरफ खींच के रखता है, उसकी तरफ झुकाव रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी यही हो रहा है। ऑक्सीजन जो ताकतवर वाला है तो क्या करेगा, तो कहता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। तो इसका भी अपना इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ, इसका भी इलेक्ट्रॉन उसी तरफ खींचा हुआ है। ये भी इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है, खींच के रखने का इलेक्ट्रॉन इसके ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, ठीक है, बीजेपी के साथ गठबंधन करने जाओगे और सोचोगे कि बीजेपी को हम धोखा देके निकल जाएं, तो सारा विधायक को तोड़ दिया, जैसे उद्धव ठाकरे का शिवसेना टूट गया, ठीक है। तो वही है कि जो मजबूत वाला है वो आपके विधायकों को अपने पास खींच के रखता है। साझेदारी तो विधायकों का आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो आपके नेता है वो टच में किसके हैं, जो स्ट्रांग वाला उसके टच में है, वो आपको खींच लेगा, ठीक है। तो पहले से इसके पास 2 लोन पेयर तो है ही है, ठीक है। लोन पेयर ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, उसके बाद इसका भी इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा, तो इसके कारण इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ गया है, और इसका चूंकि इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसका ध्रुवीकरण हो गया, निगेटिव वाला एक तरफ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव वाला एक तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये इस प्रकार से हो गया, एक तरफ प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला, तो ये ध्रुवीय विलयन बन गया है, जिसको इसको कहते हैं ध्रुवीय, ठीक है। कहता ध्रुवीय जो होता है, जितने भी ध्रुवीय विलयन है, ठीक है, उसमें अकार्बनिक विलयन है, उसमें जो है वो आपका ये जो सहसंयोजी बंध वाले जितने भी एलिमेंट होता है वो घुलता नहीं है, आसानी से नहीं घुलता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल ही देख लो ना, ऑयल क्या होता है, ऑयल का आपने पढ़ा होगा सूत्र वगैरह, या आपने ग्लूकोज ये वाला ग्लूकोज नहीं, वो तो आयन में तुम तोड़ने लगोगे आप उसको, ठीक है। ऐसे वो समझ लो। जैसे तेल है, तेल आपको पानी में घुलेगा नहीं, घुलेगा, बसा है वो नहीं घुलेगा, ठीक है। तो जो भी है ये सब चीज़ें पानी में नहीं घुलता है, जिसमें भी आपका सहसंयोजी बंध है उसको पानी में घुलना आसान नहीं है। कहता कार्बनिक विलयन जैसे एल्कोहल एवं ईथर वगैरह में ये घुलनशील होता है। याद रखना कि कार्बनिक विलयन जो होता है, जैसे एल्कोहल है हो गया, ईथर हो गया, इस सब में आप इसको घोल सकते हो जिसमें सहसंयोजिक बंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ऐसे पहला वीडियो है ये, तो इसमें समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, नेक्स्ट पेपर में चलेंगे, तो क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा, तो जल्दी जल्दी हम लोग उसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। कहता है तापमान पे, कमरे के तापमान पे द्रव का बाष्पीकरण होता है, ठीक है। किस तापमान पे द्रव का बाष्पीकरण हो जाता है। कहता है कि बाष्पीकरण मतलब क्वथनांक ना, क्वथनांक के ऊपर ना, हिमांक पे भाई पानी जम ना जाएगा, हिम बन जाएगा। हिमांक के नीचे ये दोनों भाई, हिमांक के ऊपर जो है वो नहीं जमेगा, हिमांक के नीचे जाओगे तो पानी जम के बर्फ बन जाएगा, ठीक है। या कोई भी चीज़ जम जाता है, क्वथनांक के नीचे कुछ नहीं होगा, क्वथनांक के ऊपर जाओगे तो भैया वो द्रव का बाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है क्या है भाई, कहता है किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव को गर्म करने पर द्रव के भीतर वाष्प द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। देखो एक्स्ट्रा ज्ञान है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो, कि क्वथनांक पे क्या हो जाता है जी, तो कहता है कि भाप क्यों बन रहा है, क्योंकि जो दाब बन रहा है वहाँ पे, ठीक है, वाष्प का जो दाब बन रहा है वो एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर हो गया, तब एटमॉस्फेयर में वो उसका विसरण हो सकता है, वो निकल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर जा सकते हैं। जैसे समझिए कि यहाँ पानी है यहाँ पे, या पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। तो सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखा है, लेकिन जैसे आपने गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन में हलचल होने लगा, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आ गया तो ये अपने दोस्तों का बॉन्डिंग तोड़ेगा, तोड़ के बाहर जाएगा। तो बाहर जाना इतना आसान काम है, बाहर कौन है, बाहर एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है, तो दबा के झंझे रहो,
इसको नीचे धंसाने देगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, धक्का मुक्की मारा पीटी घर में अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ इतना हो गया कि रहना मुश्किल हो गया, तो ये जो ऊपर से दबा रहा था उसको तोड़ के उसको उसके प्रेशर को ओवरकम करके ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और जब एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा तो सब एटमॉस्फेयर में भागना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तकलीफ है, ठीक है। पहले जैसे घर में समझ लो कि आप लोग घर में हो, भारत में हो तो भारत के बाहर जाने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे बांग्लादेश वाला ही, बांग्लादेश से सब लोग भाग भाग के आ रहा था इंडिया, तो इंडिया में आने दे रहा था कोई नहीं, इंडियन सरकार रोके हुए था। लेकिन वहाँ पे तबाही बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो क्या किया जाए, तो बॉर्डर तोड़ तोड़ के भागना शुरू कर दिया, ठीक है। ज़बरदस्ती घुसना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ है। भैया यहाँ पर गोली खा लो लेकिन वहाँ नहीं रहेंगे। इस प्रकार से हिंदू लोग भाग भाग के इंडिया में आने लगे बांग्लादेश से। तो यही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो कहता है जैसे जैसे गर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, वायुमंडलीय दाब जो है उसको ओवरकम करता है, ठीक है। जो वहाँ पे दाब बन रहा है, प्रेशर जो बन रहा है, जो गैस जो पानी गर्म करते हैं तो गैस बनता है ना जी, तो उसका गैस का प्रेशर बनता है। जैसे प्रेशर कुकर में डालते हो तो सीटी मारता है ना, ठीक है। सीटी कब उठ रहा है, जब एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा था उससे नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया तो सीटी चीज़ें बढ़ने लगा, ठीक है, उसको धक्का दे दिया। तो कहता है क्वथनांक तापमान पर ही द्रव उबलने लगता है। जब द्रव का तापमान उसके क्वथनांक ताप से ऊपर बढ़ाया जाता है तो द्रव के अणु गुप्त ऊष्मा ग्रहण कर वायुमंडल में द्रव की सतह छोड़कर चले जाते हैं। इसे हम बाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्वथनांक के ऊपर द्रवों का बाष्पीकरण होता है। अरे ये बच्चा जानता है भाई, बचपन से पढ़ते रहता है, 6ठी-7वीं क्लास से पढ़ते रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कहता द्रव की सतह पर बाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण, सतह पे ही बाष्पीकरण क्यों होता है, ये सतह फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। जो वेपराइजेशन होता है या इवेपराइजेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमेना है। कहता सरफेस पे क्यों होता है, द्रव की सतह से ही मॉलिक्यूल जो है वो निकल के बाहर जाएगा। कहता है क्योंकि वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो आकर्षण बल है सबसे कम है, ठीक है। वहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से अटैच, उसको पकड़ के रखने वाला। अरे भाई लोग चाहिए ना भाई, घर से भाग रहे हो तो तुमको पकड़ के रखने वाला चाहिए ना, हाथ पकड़ के ना जो बेटा ना जो, ठीक है। तो सबसे सरफेस में जो है उसके वो कम लोगों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से निकल के भागना उसके लिए सबसे आसान होता है, ठीक है। कहता है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जी, कहता है एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को तोड़ने हेतु तो पर्याप्त ऊर्जा होती है सरफेस पे है, क्या है देखते हैं आगे। सतह के कण पे पेंदी के कणों से बहुत हल्के होते हैं, गलत बात, ऐसा थोड़ा ना होता है। हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे जाते हैं, ठीक है। ये हो सकता है हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे जाते हैं, ठीक है। हवा के कण जो है उसको ज़्यादा बल से खींच रहा है, ऐसा वो कहना चाह रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आंसर देख लेते हैं इसका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कहता है कि द्रव की सतह पर उपस्थित कणों में सतह से परे कणों की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ये बात सही है, देखो वहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा कुछ बता दिया है। द्रव की सतह पर उपस्थित कणों की सतह पर परे कणों की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा होती है, जो कि सतह पर उपस्थित कणों के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। जो कहता है कि सतह पे जो है ना साहब, इसके ऊपर वाले के पास बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा है, तो कहता है गतिज ऊर्जा लेके साथ में उड़ ना जाएगा। देखो समझिए, कहता है यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और जो उड़ गया बाहर चला गया, ये सब तो रुका हुआ है, और ये उड़ गया, ठीक है। और ये उड़ गया तो काइनेटिक एनर्जी लेके उड़ रहा है ना, गतिज ऊर्जा है ना इसके पास, और इस मॉलिक्यूल को ये भी पकड़े हुए है और ये भी तो पकड़े हुए हैं, तो ये जा रहा है तो ये भी तो खींच रहा है इसको खींचने वाला कौन है, कोई नहीं, ये तो और 10 को से पकड़ा के गिंजाल है, ठीक है। लेकिन इसको ऊपर से कोई खींच रहा है, जो ऊपर जो उड़ रहा था वो खींच रहा है उसको, ठीक है। तो वो खींच रहा है तो क्या करेगा, वो उसको उड़ा के ले जाएगा। जिसको उसने कहा कि हवा का अधिक बल आकर्षण बल होता है, तो हवा नहीं है वो, एक्चुअली इसी के मॉलिक्यूल जो है ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। या फिर हवा भी कह सकते हो, क्योंकि हवा भी चल रहा है ना, तो हवा भी इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा ना कुछ ना कुछ, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, नीचे वाले मॉलिक्यूल को नहीं अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भाई सरफेस पे जो है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं और उसको उठाकर ले जाता है, ठीक है। यानी समझ लो कि जो बाहर वाला आपका बच्चा है सबसे बाहर, उसको पकड़ा हुआ आएगा तो उस बच्चा को पकड़ के ले जाएगा, अंदर वाले को ले जाना मुश्किल है। इस तरह से समझ जाइए आप, ठीक है। तोड़ने का प्रभाव जिससे द्रव की सतह पर उपस्थित कण वाष्पीकृत हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, कहता है पदार्थों के कणों को बांध कर रखने वाले बल को कहता है, ठीक है, अंतराणविक बल। जी नाभिकीय बल तो न्यूक्लियस को बांध के रखता है, घर्षण बल तो जानबे करते हो तुम, दो सतह को हम रगड़ते हैं तो एक दूसरे के बीच जो गति का विरोध करने वाला बल उत्पन्न होता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो यह है अंतर आणविक बल। कौन बल, अंतर आणविक, दो अणुओं के बीच लगता है
ठीक है, उसको कहते हैं अंतर आणविक बल। ठीक है, आदमी रहेगा तभी पता लग जाएगा, नाम से पता लग रहा है कि अंतर आणविक बल जो होता है वो अणुओं के बीच लगता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ भी है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा चतुर आदमी रहेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर तो वैसे ही कर लेता है, नहीं बता रहा था तब भी। कहता किसी तत्व के या पदार्थों के अणुओं कणों के मध्य लगने वाले बल को अंतर आणविक बल कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थों के कणों को बांध कर रखने वाले बल अंतराणुक या अंतरा आणविक बल कहलाता है। यदि किसी स्थिर ठोस वस्तु पर कोई दूसरी ठोस वस्तु इस प्रकार रखी जाती है कि दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे के स्पर्श में रहते हैं, तो इस दशा में दूसरे वस्तु को पहली वस्तु पर खींचने के लिए एक बल लगाना पड़ता है। इस बल का मान एक निश्चित सीमा से कम होने पर वस्तु एक दूसरे पर वस्तु पर नहीं खींच सकती। इस विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ये भी जानता है आप लोग घर्षण बल क्या होता है। एक सतह दूसरे सतह पर फिसलने की कोशिश करता है तो भैया जो बल उसको उसके मोशन का विरोध करता है उसे हम कहते हैं घर्षण बल। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि गैस के कण आकार बदलते रहते हैं। क्या क्या सवाल है, आकार बदलेगा। कहता है कि अगला क्वेश्चन है, कहता है एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, धीरे धीरे घूमते हैं। ये दूर होते हैं यही कहना चाहता होगा कि जो गैस के कण होते हैं उसमें ठोस की तुलना में जो दूरी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो गैस के कण जो होते हैं एक दूसरे से दूर होता है, यही ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, चलिए देखिए ज्ञान। कहता है गैसों का ना कोई निश्चित आयतन होता है, ना ही कोई निश्चित आकार होता है, क्योंकि गैस के अणु कण ठोस एवं द्रव की तुलना में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। परंतु गैस के कणों का एक निश्चित आकार होता है। गैसों के अणु या कण लगातार सभी संभव दिशाओं में यादृच्छिक गति करते रहते हैं। गैस जिस बर्तन पात्र में रखा जाता है उसी बर्तन पात्र का आयतन और आकार ग्रहण कर लेता है। गैसों पर दाब लगाकर इसको आसानी से द्रवित किया जा सकता है। उसको दबाना पड़ेगा क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा उससे मॉलिक्यूल। अभी हमने पढ़ा ना कि कोई भी मटेरियल है तो उसके प्रत्येक अणु एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं जिसे हम कहते हैं अंतर आणविक बल। ठीक है, कहता है ये अंतर आणविक बल जो होता है वो गैसों में बहुत कम होता है, उसके अणु एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए फैलता रहता है। लेकिन जब हम ऊपर अट्रैक्ट आपस में नहीं कर रहा है, लेकिन सब ढेर सारा भाई है उसमें मिलजुल नहीं है, एक दूसरे पर आकर्षण बल नहीं लगा रहा है, एक दूसरे खींच धक्के नहीं कर रहा है। ठीक है, सब स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम रहा है, लेकिन बाहर से कोई आ गया सर सबको पकड़ के एक जगह समेट के रख दिए, एक रूम में बंद कर दिए। उसको बंद करना आसान है। तो गैसों को लिक्विफाइड करना, जैसे नजदीक नजदीक मॉलिक्यूल्स आएंगे मतलब लिक्विड बन गया। ठीक है, तो लिक्विफाइड करना आसान है। ठीक है, ठोस भी कर लेते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं ठोस बर्फ। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं। तो उसको ठोस बनाया जा सकता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के ठोस हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्रव नहीं है। धुआं द्रव है जी। आर्द्रता तो द्रव जैसा कह सकते हो तुम आर्द्रता को। जल को भी कहते हैं गर्मी का अनुभव। गर्मी का अनुभव क्या है, द्रव नहीं है। ये क्या है, धुआं। धुआं को भी अच्छा द्रव, ये द्रव लिख दिया है, गलती कर दिया ये द्रव्य लिखना चाह रहा था। ठीक है, ये द्रव्य लिखना चाह रहा था, ये गलती हो गया इससे। द्रव मतलब होता है तरल, द्रव मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड आपका जो होता है एक फ्लूइड होता है। देखो इंग्लिश में सब शब्द अलग अलग है, हिंदी का होगा तो फ्लूइड हो गया, एक हो गया लिक्विड। फ्लूइड और लिक्विड में क्या अंतर है, इंग्लिश में अंतर बताओ तो हिंदी ट्रांसलेट करो तो फ्लूइड को भी तुम लिक्विड कह देगा, अति कह दोगे, द्रव्य कर दोगे। ठीक है, तो दोनों में इस प्रकार से मिस्टेक हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो द्रव नहीं है। कहता है कि धुआं जो है वो द्रव है, मतलब पदार्थ है, मैटर है। जल भी एक मैटर है, आर्द्रता भी एक मैटर है, पर गर्मी का अनुभव जो है वो मैटर नहीं है, वो अनुभव है, फीलिंग है। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए। तो इसे यहाँ द्रव नहीं होना चाहिए, द्रव्य होना चाहिए। ठीक है, खैर देखिए, देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। कुछ मिस्टेक भी करता है, हो सकता है क्वेश्चन देने वाला मिस्टेक किया हो, जब प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ हो। कहता है द्रव तथा तरल, हाँ तरल कहते हैं। ठीक है, तरल कहते हैं, तरल इसको जो लिक्विड होता है, एक होता है फ्लूइड। फ्लूइड को हम तरल कहते हैं, तरल पदार्थ, जिसमें दो चीजें आता है। एक आता है आपका एक आता है गैस और दूसरा आता है लिक्विड। दोनों चीजें आता है, वो तरल में आता है, फ्लूइड में आता है। ठीक है,
क्योंकि दोनों फ्लो कर सकता है, इसलिए दोनों को हम लोग उसमें रखते हैं, लिक्विड और गैस दोनों को भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैटर थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है। द्रव अथवा तरल दोनों एक साथ लिख दिया गया है। तो अर्थ होता है बहने वाला, ठीक है, द्रव अलग, ठीक है। कहता है भौतिक में तरल पदार्थों के अंतर्गत द्रव और गैस, देखो क्या ना, अब यहू द्रव है, द्रव तरल दोनों एक एक कह दिया, फिर यहाँ पे भी द्रव लग दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे द्रव ये नहीं होना चाहिए, कहता तरल का अर्थ होता है बहने वाला, ये गलती लिखा गया है, इसको हटा दो। कहता है कि तरल का अर्थ होता है बहने वाला। भौतिक में तरल पदार्थों के अंतर्गत दो चीजें आती है, द्रव और गैस दोनों आता है, क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। उपयुक्त में से धुआं, जल, आर्द्रता सभी द्रव जो है तरल है। यहाँ पे जो द्रव होना है, ये ट्रांसलेशन में गलती आ गई है। एक्चुअली वहाँ पे लिखा हुआ होगा फ्लूइड, फ्लूइड को द्रव लिख दिया, फ्लूइड को लिखना चाहिए था तरल, ठीक है। फ्लूइड को तरल लिखना चाहिए था, पर उसने क्या लिख दिया, द्रव, इससे गड़बड़ हो गया ट्रांसलेशन में, ठीक है। कहता है द्रव पदार्थ है, जबकि गर्मी का अनुभव तरल पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसे बहने का गुण नहीं होता, ये एक अनुभव है ना, ठीक है। खैर थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होता ही रहेगा, क्या करोगे, दुनिया ऐसा ही है। सब इतना बड़ा ज्ञानी ज्ञानी लोग, जितना बकलोल लोग होते हैं ना, जो कहते हैं ना नौकरी नहीं लग रहा है, एक्चुअली सब लोग घूस दे दे के और धांधली कर करके घुस गया है बकलोलवन से, और क्वेश्चन बनाता है जिसे खुद कुछ नहीं आ रहा है, और हम लोग घर पर बैठ के पढ़ा रहे हैं आप लोग को। अब बकलोलवन सर जो है वो नौकरी कर रहा है। उष्मीय ऊर्जा होता है, तो उष्मीय ऊर्जा क्या होता है कि जल के 1 केल्विन ताप के बराबर। उष्मीय ऊर्जा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर ऊर्जा। 100 डिग्री सेल्सियस ये उष्मा है, ठीक है, ये तापमान है जी। कहता पिंड के द्वारा अवशोषित बाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बाद उष्मीय ऊर्जा क्या होता है। उष्मीय ऊर्जा की हम बात करें, ऊर्जा सबसे पहले तो ऊर्जा समझिए, ठीक है। ऊर्जा, उसमें उष्मीय ऊर्जा, तो कहता है कि एक जल के 1 केल्विन तापमान, ये तो तापमान है, ये भी तापमान है। तो कहता ऊर्जा मतलब क्या, कहता ऊर्जा मतलब कुछ सोख रहा है वो ना, उष्मा मतलब कि ऊर्जा तो समझिए काम करने की क्षमता, ये तापमान है, ये अलग चीज है, और उष्मा जो है वो अलग चीज है। वो भी उष्मा का वो रूप जो कि ऊर्जा का वो रूप जो उष्मीय फॉर्म में हो, ठीक है, जो गर्मी से कारण आता है, ठीक है, या टेम्परेचर डिफरेंस से कारण आता है। तो पिंड के द्वारा अवशोषित बाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, ठीक है, ये बराबर नहीं है, ये क्या है, एक उष्मीय ऊर्जा का उदाहरण है ये। बराबर होता है, ये बराबर मतलब क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में सब मिस्टेक हुआ है, ठीक है। कहता पिंड द्वारा अवशोषित बाष्पीकरण की जो गुप्त उष्मा होती है वो एक प्रकार का क्या है, उष्मीय ऊर्जा है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। कहता किसी उष्मीय तंत्र के निकाय नियत ताप पर किसी पिंड द्वारा अवशोषित या उष्मीय ऊर्जा को हम उष्मीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। गुप्त उष्मा को क्या है भाई, गड़बड़ सड़बड़ कुछ भी लिख रहता है। ये क्या है कि उष्मीय ऊर्जा कहलाता नहीं है, ये उष्मीय ऊर्जा का उदाहरण है, वो कहलाता है, ठीक है। उष्मा कहीं भी मुक्त हो रहा है, इसका मतलब वो उष्मीय ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। उष्मीय ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा जैसे कि हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर। गतिज ऊर्जा के क्या बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला तुम दे सकते हो कि किसी का मास ये है और वेलोसिटी है, तो ये उसका गतिज हो जाएगा। इस प्रकार हमको सौंड ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगा, हर जगह सौंड ऊर्जा अलग अलग होगा, उसमें उष्मीय ऊर्जा हर जगह अब हो सकता है 100 जूल उष्मीय ऊर्जा हो, 200 जूल हो, किसी के बराबर थोड़ी ना है, वो सभी उष्मीय ऊर्जा ही है, ठीक है। तो उष्मीय ऊर्जा यहाँ गड़बड़ा गया मैटर, ठीक है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबलाइम है, सबलाइम, ठीक है, चीनी, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन, नमक, इसमें कौन जो है वो सबलाइम है, ठीक है। सबलाइम या तो हिंदी में लिख लो या अंग्रेजी में लिख लो, ठीक है। सबलाइम क्या है, कहता ये आयोडीन जो है वो सबलाइम की कैटेगरी में आता है। कहता सबलाइम होता क्या है सर, ये बता दो पहले हमको। कहता वे पदार्थ जो समान ताप पे उद्पातित अर्थात बाष्पित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं, उसे हम सबलाइम कहते हैं, ठीक है। यानी जिसका सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन क्या होता है जी, कहता है ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधे सीधे गैस में बदल जाए, उसका द्रव अवस्था में आए, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर पे सीधे सीधे सॉलिड से किसे बदल जाए, यानी थोड़ा सा भी हीट दें तो उसको सॉलिड से लिक्विड में बदल के सीधे गैस में बदल जाए, ऐसे पदार्थ, ऐसे इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और जिसका सब्लिमेशन होता है उसे हम सबलाइम कहते हैं, ठीक है। तो सबलाइम कौन है यहाँ पे, तो आयोडीन है। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है, जो कि खुले वातावरण में उत्पादित हो जाता है। उत्पादित को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस में हम लोगों को कोई टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि हम लोग इतना पढ़े लिखे लोग हैं ना, नहीं है,
इतना पढ़ा दिए साइंस, वीडियो ही इसी चैनल पे देख लो तो इतना चीज़ पढ़ाया हुआ है, कुछ कहना नहीं। जल का क्वथनांक बच्चा बच्चा जानता है। जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे वो उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं जल का क्वथनांक। यानी जिस जिस तापमान पे जल जो है वो भाप में बदलना शुरू हो जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक से रिलेटेड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ज्ञान भी दिया हुआ है, उस ज्ञान को भी ले लो, क्यों छोड़ोगे। ज्ञान जितना मिल जाए उतना बढ़िया, बस सही ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे ढेर सारा मिस्टेक जो है, या साइंस में लोगों को जानकारी कम रहता है। अगर किसी द्रव का, इसको भी थोड़ा लो तो उसी जिक्के की तरह लेता है, ठीक है। और वही जिक्के का नॉलेज रखने वाले लोग, जिसको डीप नॉलेज नहीं है साइंस का, वो भी इसका भी पेपर सेट कर देते हैं। तथा किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव के भीतर उपस्थित बाष्प द्रव की सतह पर अध्यारोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये बताया हुआ है, वो अच्छा सा डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। माना जो बेकार का डेफिनेशन वो कहता है कि जिस तापमान पे कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित होती है उसे हम क्वथनांक, उस तापमान को हम, ठीक है, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। लेकिन इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जिस तापमान पे, ठीक है, द्रव के भीतर उपस्थित बाष्प दाब, ठीक है, वेपर प्रेशर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम, ठीक है, क्वथनांक कहते हैं। और ये मैंने समझाया भी था, अभी भी समझाया मैंने। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर क्वथनांक का मान बढ़ता है और घटने पर घटता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब जो कि एक बार होता है पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक तापमान पर जल उबलना शुरू कर देता है, ठीक है। एक और चीज समझिए कि जो क्वथनांक का जो वैल्यू होता है वो जो वायुमंडलीय दाब है उस पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे वायुमंडलीय दाब आपका एक बार है वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर पहाड़ों पर चल जाओगे तो वहाँ पानी आसानी से उबल जाएगा। यही कारण है कि खाना बनाना वहाँ पे टफ होता है। थोड़ा सा भी हीटिंग करोगे तो पानी से भाप बन जाएगा, तो खाना बनेगा उसमें चावल सिझेगा, सब भाप बन के उड़ जाएगा पानी तब, ठीक है। वहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ऊपर भी प्रेशर कुकर में जो सीटी बजा रहा है उस पर वजन डालना पड़ेगा, नहीं तो बार बार सीटियाँ मारते रहेगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। समांगी मिश्रण, कोलाइडी मिश्रण, निलंबन, इनमें से कोई नहीं। कहता कौन जो है, आप लोग बताइए आंसर। मैंने इस सब चीज़ों को कई बार अपने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन जो टिंडल प्रभाव को दिखाता है। कोलाइडी मिश्रण, निलंबन, ठीक है। निलंबन तो भैया वो पार्टिकल होता है जो कोलाइडी मिश्रण में रहता है, उसे हम निलंबन कहते हैं। और निलंबन जो होता है वो टिंडल प्रभाव को उस पार्टिकल को दिखाता है। लेकिन मिश्रण की हम बात करें तो कोलाइडी मिश्रण जो होता है वो टिंडल प्रभाव को दिखाता है। तो ऑप्शन बनाने में भी थोड़ा सा अभी किया है मिस्टेक, ऑप्शन में इसमें निलंबन नहीं डालना चाहिए था। कहता कोलाइडी मिश्रण जो होता है वो टिंडल प्रभाव दिखाता है, याद रखिएगा। सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहता है किसी कोलाइडी विलयन मिश्रण में उपस्थित कणों द्वारा उनमें से गुजरने वाले प्रकाश के कणों पर प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहता है, ठीक है। यानी कोलाइडी विलयन में जो है जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल से लाइट पर पड़ता है तो उसका परिकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, जिसके कारण वो ब्लू ब्लू रंग के चमकता है, ठीक है, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। टिंडल प्रभाव का नाम प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा था। तो एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, ज्ञान अच्छी बात होता है। एवोगाड्रो नेतांक का मान 6.022 न्यूटन पर 22, यही ना, ठीक है। 29 का आंसर बताओ, 22 या 20, ये आपका 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये ना 22 होता है, 23 होता है ना, 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये है एवोगाड्रो नेतांक, ठीक है। मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। 6.022 इंटू 10 पावर 23 ये एवोगाड्रो नेतांक होता है, तो याद रखिएगा। ये एवोगाड्रो नेतांक का आपने बहुत बार इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर गलती नहीं करना है। ये केमिस्ट्री का जो था इंपॉर्टेंट नेतांक है ये। मतलब एवोगाड्रो का नियम गैसों से संबंधित एक नियम है जिसका नाम एमेंतो एवोगाड्रो के नाम पर रखा गया है, ठीक है। कहता इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब की परिस्थितियों में गैसों के समान आयतनों में गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। गैसों के एक मूल आयतन में अणुओं की संख्या जो होता है वो इतना होता है 6.023, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2t लिखा हुआ था, इससे मिस्टेक हो गया, ठीक है। कहता ये नहीं होता है, 6.023 इंटू 10 पावर 23 होता है, जिससे एवोगाड्रो नेता, ये 23 कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग 2 भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि गलती है। इतना दूर तक जो होता है सब का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेशन में आ जाता है,
तो कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं और 3 कर देते हैं, कुछ लोग 12 रख देते हैं। याद रखने के लिए 6.023 इस प्रकार से लोग याद रखते हैं। कुछ लोग 6.022 ही रखते हैं, तो अच्छी बात है, कुछ भी रखो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 10⁻23 का ऑर्डर है वो। निम्नलिखित में से कौन जो है वो एकल परमाणविक है? ऐसा कौन सा जो है यौगिक है जिसमें एक ही परमाणु है? तो हीलियम। अच्छा, सही बात है, एक ही है। नियोन, अरे सभी एक ही है। आर्गन, ये भी एक ही है। इनमें सही, बिल्कुल सही, सभी जो है वो एकल परमाणु, क्योंकि सब अक्रिय गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो एकल परमाणु फॉर्म में ही ये अस्थायी है, बिना रिएक्शन किए हुए। कहता है कि अक्रिय गैसें उन गैसों को कहते हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं और सदा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इन गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी के सभी जो है वो निष्क्रिय गैस है। याद रखिएगा सबका फॉर्मूला भी, हीलियम He, नियॉन Ne, ठीक है, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जीनॉन Xa और रेडॉन Rn शामिल है। ये सभी अक्रिय गैस एकल परमाणु गैस है जिसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव 8 होती है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, 10 रुपये का। देखिए, अगर किस तत्व के परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ना जी, ठीक है। अभी एक मत कर देना सब प्रोटॉनों की संख्या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, कि हाँ होती है, पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं ना, अरे इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल सकते हैं ना, जैसे हीलियम He+। अब करो, इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, तो बता परमाणु संख्या इसकी कितनी होगी? तो परमाणु संख्या तो हम भैया 2 ही ना लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, ठीक है। तो भैया सदैव जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। देखिए आपके सामने आंसर भी है, खुल जा सिमसिम, ये क्या हो जाता है, हिलडोल करता रहता है। कहता है कि इस तत्व में परमाणु की संख्या या परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु के नाभि में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस तत्व में परमाणु के नाभि में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, कि योग के बराबर होता है, यानी कि परमाणु संख्या जो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। परमाणु संख्या जो जेड कहते हैं, ये क्या होगा जी? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और ए जो होता है, ए जो होता है, सॉरी बराबर देना है, मैं मिटा देता हूं इसको। कहता ए जो होता है वो होता है परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, यानी कि इसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, दोनों मिला प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर न्यूक्लियर में रहता है, न्यूक्लियस में, जिसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, यानी कि जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कदम कदम बढ़ाए चल, खुशी का गीत गाए चल, ये जिंदगी है प्यार की, ये प्यार पे लुटाए चल। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है, कहता मार्बल तत्व थोड़े ना यार, ऑक्सीजन, जिंक और ब्रोमीन जो पीरियोडिक टेबल में होता है वही सब तत्व होता है। मार्बल, मार्बल आप घर में लगाते इसका मतलब ये नहीं कि वो तत्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहता देख लेते हैं ज्ञान की बात। कहता मार्बल या संगमरमर एक प्रकार का सैल पत्थर है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण से के कारण फलस्वरूप निर्मित होता है, यानी एक प्रकार का चूना पत्थर ही होता है ये मार्बल, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, तो एक प्रकार का यौगिक हो गया ये। यह अधिकतम कैल्साइट का बना होता है, ये एक तत्व नहीं है, यह कैल्शियम कार्बोनेट या स्फटिकीय रूप होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का होता है ये, तो इसका उपयोग शिल्प कला के क्षेत्र में निर्माण आवश्यक के रूप में होता है। ऑक्सीजन O2, जिंक Zn और ब्रोमीन Br एक तत्व के ऊपर, देखो तत्व बोल रहे तो ऑक्सीजन O2 मत लिखो, इसको O लिखो। Zn ब्रोमीन एक तत्व के रूप में प्रकृति में पाया जाता है, तो O2 लिख दिया ना तो तत्व थोड़ा ना बना O2 क्या यौगिक न हो गया, इसमें 2 तत्व मिल गए, ठीक है। चलिए आगे कहता है NH3, ये नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है जी NH3 में? पॉज हो गया वीडियो। कहता है कि NH3 में क्या है? तो कहता है हाइड्रोजन की तो हम जान ही रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की तो जान ही रहे हैं कितना होता है जी? तो कहता है हाइड्रोजन का तो आपका एक होता ही है, इसमें के गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? तो कहता है 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो संयोजकता कितनी होगी जी? संयोजकता कितनी है? 3 ना, 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा, 3 संयोजकता, 3 हाथ है तब ना इसका। यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है जो फ्लिपिंग कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं जी? तो कहता है 2 3 4 5, 5 ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन 3 को लेकर ये अष्टक अपना पूरा कर लिया, ठीक है। इस प्रकार का स्थिति है इसका NH3 में। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3 है, देखो यहाँ पे फोटो बना हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे आपका फोटो बना हुआ है। कहता है देखो अष्टक पूरा कर लिया ये, इस 3 को इसके ऑर्डर मोस्ट में है, और ये क्या कर दिया जी, तो कहता है इससे भी ले रहा है। ठीक है, 1 2 3 को हाथ था, 3 को ले लिया तो 3 6 हो गया, और 7 8 2 को लोन पेयर है इसके पास। मैं दिखाया था ये जो पिरामिड टाइप का होता है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 2 को लोन पेयर है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना वाला था, एक यहाँ भी है इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी है, और हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, हाइड्रोजन का भी तो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस इलेक्ट्रॉन इसका, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को तो रख लिया ना, हाइड्रोजन वाला इसके साथ बॉन्डिंग में है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया नाइट्रोजन के पास, कहता है 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा NH3 जो होता है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, जबकि हाइड्रोजन की संयोजकता जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, आगे भी हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जब आगे ज्ञान कहता क्या कहता है, आगे ज्ञान कहता है कि अमोनिया NH3 में हाइड्रोजन के 3 परमाणु नाइट्रोजन के 1 परमाणु के साथ साथ संयोजक बंधन जुड़े होते हैं और अष्टक पूरा करता है। ये ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान लीजिए और खुश रहिए। जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है, इसलिए खुश रहिए। कहता है बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है। ठीक है, क्या समानताएं हैं, बैक्टीरिया हो गया, काई हो गया, कवक हो गया, इन सभी में क्या समानताएं पाई जाती है। कहता है कि इसके पोषण की विधि समान है क्या, नहीं, पोषण बैक्टीरिया, काई और कवक एक जैसा पोषण होता है। कहता कोशिका भित्ति की उपस्थिति, इन सभी में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इन तीनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। स्वपोषी होता है, स्वपोषी नहीं है, सारे संगठन दोनों सबका सेम नहीं होता है। ये क्या होता है, ये तो कहता कोशिका भित्ति में की उपस्थिति होती है। देख लेते हैं इसका आंसर, सोल्यूशन। अरे एक चीज और ये है कि MCQ जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हमारा भी गेसिंग देखो, क्योंकि हमने क्या किया है भाई, कहता है हमने जब भी कुछ चीज़ें बोला है तो जानते हो कि मैंने हर वक्त बोलता रहता हूँ कि एक बार मैं गेस कर दूंगा तो एग्जाम में लड़ा दूंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैंने पहले तो नहीं गेस किया था, लेकिन अब मैं गेस कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। MCQ आ रहा है, लेकिन वो एक दिन में एक ही का MCQ आता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा कि कब आ रहा है, और देखना उसमें से ना भिड़ा दें तो क्या है, क्या मेरा नाम अभिनंदन कुमार। ठीक है, देखना कितने क्वेश्चन मैं सारा कोड कर दूंगा। जब एग्जाम होगा तो मैं उसका जो सोल्यूशन डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं कोड करूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने फलाना जगह पे जितना भी मैंने डाल रहा हूँ ना अभी उसको, कि इस दिन ये वाला MCQ मैंने डाला था, सबका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देखना कि को मैं लड़ाता हूँ मैं। ठीक है, देखो आप सभी के सभी थोड़े नहीं लड़ जाएगा, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू लड़वा दूंगा। ठीक है, और जो क्या कहते हैं उसको, सिमिलर टाइप तो हर क्वेश्चन सिमिलर टाइप, मैंने इतना सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो ऐसा ही क्वेश्चन आना है। ठीक है, इसी पैटर्न में आना है, सब कुछ यही आना है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन मैं बहुत सारा भिड़ाऊंगा, ये देखना आप। ठीक है, कहता बैक्टीरिया हो गया, काई हो गया, कवक हो गया, ये कोशिका भित्ति होती है। इसमें कोशिका भित्ति इन्हें आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। ये बैक्टीरिया, काई और कवक जो हो गया, इसको कोशिका भित्ति जो होता है इसका एक प्रकार से बॉल की तरह काम करता है, चारों तरफ से घेराव काम करता है जो इसकी सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेस्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेस्टिडोग्लाइकेन, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, बायोलॉजी वाला एग्जाम में। पेस्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। काय की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, और कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन से बना होता है। ये सारा चीज़ आ सकता है, जैसे काय का जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, इसको ये भी आ सकता है। और कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन का बना होता है, ये भी आ सकता है। और बैक्टीरिया कोशिका भित्ति जो होती है वह पेप्टिडोक्लोराइन का बना होता है, ये भी आ सकता है। थोड़ा सा स्पेल करने में इस मुश्किल चीज़ों को हमको तकलीफ होता है। ठीक है, क्या करोगे। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रायोकैरियोटिक जीव है, और ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है बैक्टीरिया। ठीक है, कहता है काई जो होता है ये जो है यूकैरियोटिक जीव है, ये प्रायोकैरियोटिक जीव है, और ये यूकैरियोटिक जीव है, और ये स्वपोषी होता है। कवक यूकैरियोटिक जीव है और ये विषमपोषी होता है। ठीक है, मैं एक बार बायोलॉजी पढ़ा रहा था बच्चों को, ठीक है, पढ़ाना मैंने स्टार्ट ही किया था। ठीक है, तो दिक्कत ये होने लगा कि सबको तो पढ़ा दें, लेकिन एक भी शब्द को सही से स्पेल ही नहीं कर पाए। ठीक है, और क्लास में पढ़ाने में क्या होता है कि ज़्यादा बेइज्जती हो जाता है, तो फिर मैंने बायोलॉजी पढ़ाना ही छोड़ दिया कि हटाओ यार, मतलब ये बोलने में बहुत लड़खड़ाहट होती है। ठीक है, और तुम जानते हो कि मेरा स्पेल करने में बहुत ज़्यादा समस्या रहता है,
थोड़ा सा मेरा आवाज़ ख़राब है, ठीक है। तो वो तुम देख ही रहे होगे, वीडियो वगैरह में तुम देखने को मिलता होगा। लेकिन इससे क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने में तकलीफ होता है उस चीज़ों को मैं स्किप कर देता हूँ कि तुम खुद से पढ़ लो, ठीक है। वायु प्रदूषण संकेतक पौधा किसे कहा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में आता है, ठीक है। कि वायु प्रदूषण संकेतक पौधा एक होता है जो बता देता है कि भैया वायु में प्रदूषण की मात्रा है, बताओ वो कौन सा पौधा है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है माइकोराइजा, लाइकेन, याद रखिएगा लाइकेन जो है वो प्रदूषण संकेतक पौधा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। रोज गलत है, मैरीगोल्ड गलत है। लाइकेन जो है ये कई बार आया है यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में, यूपीएससी ढेर सारा एग्जाम लेता है, सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं लेता है, ईएसी का एग्जाम भी यूपीएससी ही ले रहा है आपका। कहता है लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण संकेतक पौधा के रूप में इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन जो है वो थैलोफाइटा समूह से संबंधित वनस्पति है जो कवक, फंगी तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है, अर्थात लाइकेन कवक और शैवाल दोनों के बीच की कड़ी होता है, ठीक है। लाइकेन ना तो कवक है ना ही शैवाल, दोनों के बीच की कड़ी है, यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो दोनों का प्रॉपर्टी को वो रखता है। कहता है इसमें कवक तथा शैवालों का आपसी संबंध सहजीवी संबंध जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण आदि शैवाल को उपलब्ध कराते हैं, इसके बदले शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को प्रदान करती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषक संकेतक के रूप में इस्तेमाल में आता है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड वगैरह के एग्जाम वगैरह में बहुत ज़्यादा आता है, बीपीएससी वगैरह में, तो इसको आप याद रखिएगा। और ये आपके बुक में है, बिहार बोर्ड का जो बुक होता है स्कूल वाला, उसमें है। ये कहाँ है जो हमको थोड़ा नहीं याद है, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, मैं तो कुछ भी पढ़ाने लगता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैंने देखा था इसको। अगला है किंगडम मोनेरा में शामिल है। किंगडम मोनेरा में क्या शामिल है भाई, कहता है बैक्टीरिया, ठीक है, डायनोफ्लोगेट्स और स्लाइम मोडलस और यूग्लोनोइड्स, इसमें से क्या है भाई, कहता है किंगडम मोनेरा में शामिल है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा में शामिल है, ठीक है। यह आप बायोलॉजी अगर क्लास 12 का आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें स्टार्ट इसी से होता है, ठीक है, किंगडम से स्टार्ट होता है, तो उसी में पढ़ना है आपको। कहता है बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में शामिल है, ठीक है। बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा में शामिल है, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और केंद्रक रहित एक कोशिकीय जीव शामिल हैं। मोनेरा किंगडम में के दो समूहों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, दो समूह में विभाजित किया जाता है। एक है डायनोफ्लोजोर क्या है भाई, कहता है डायनोफ्लोजुलेट्स, स्लाइम मोडर्स और यूक्नाइट्स किंग। आप लोग बढ़िया जो इसको पढ़ रहा है उसको स्पेल बढ़िया करेगा, हम लोग कभी कभी इसका यूज ही करते हैं। प्रोटिस्ट में शामिल है जो केंद्रक बालक एक कोशिकीय जीव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है हमारा अगला है कि ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता किस में, ठीक है, किस में जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। 37वां नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन है आपका एरेनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और प्लेटीहेल्मिन्थेंस, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये अब थोड़ा सा उम्र जैसे मेरा हुआ है ना तो और ज़्यादा स्पेल करने में मुझे तकलीफ होता है, ठीक है, सही से आवाज़ ही निकलता है जबान से, ठीक है। पहले इसको हम सब आसानी से पढ़ लेते थे स्कूल की उम्र में, पर अब उसको स्पेल करने में ज़्यादा दिक्कत होता है। कहता है ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन वह है जिसमें विभिन्न ऑर्गन का एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं। कहता है प्लेहेल्मिन्थेंस एक फाइलम है जिसमें फ्लैटवर्म शामिल है। ये जीव ऑर्गन सिस्टम स्तर का एक संगठन नहीं दर्शाता है, जबकि उसके शरीर में केवल एक अंतःस्रावी नली होती है जो आहार ग्रहण और अपशिष्ट निकालने का काम करती है। इन जीवों में ना तो एक रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और ना ही श्वसन तंत्र होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एरेनिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन पाया जाता है, ठीक है। इन तीन चीज़ों में हो सकता है इस बार ऑप्शन अलग आया हो, अगली बार अलग आ जाएगा। अगला है कहता प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है।
कहता है प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है भाई, कहता है हिस्टोन के बिना डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन के साथ डीएनए होता है और केवल हिस्टोन होता है, इसमें से क्या सही है। ठीक है, तो कहता है कि जो प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है उसमें हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखो आंसर भी लिखा हुआ है, इसको भी देख लेना है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसको अब थोड़ा हम लोग ख़त्म करेंगे 40 क्वेश्चन करके। कहता है इसमें में 100 क्वेश्चन का रहता है, तो 100 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। कहता है प्रोकैरियोटिक जीनोम में डीएनए बिना हिस्टोन के होता है, हिस्टोन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए में एक एकक गोलाकार गुणसूत्र होता है जो साइटोप्लाज्मा के सीधे संपर्क में होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भले ही केंद्रक ना हो लेकिन न्यूक्लियोइड्स क्षेत्र होते हैं और इसी में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। हिस्टोन गुणसूत्र के कारण के प्रमुख संरचनात्मक प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को गुणसूत्र में लपेटते हैं। हिस्टोन के साथ डीएनए यूकेरियोट्स जीनोम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो गया है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, या आपका फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस लिपिड्स या प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। जिसमें से किसका बना होता है? तो कहता है इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स इसमें उपस्थित होता है प्लाज्मा झिल्ली में। ठीक है, या इन तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आपका ज्ञान की बातें हैं। क्या है? तो कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। याद रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिक या फास्फोलिपिड्स की दोहरी परत और प्रोटीन से बनी होती है तथा साथ ही में इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगम्य, ठीक है, अर्धपारगम्य यानी कि बहुत कम मात्रा में आर पार हो सकता है झिल्ली होती है। यह कोशिकाओं के अंदर और बाहर पदार्थ के परिवहन हो सकता है पदार्थों का, जो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, एकदम ऐसा नहीं छन्नी जैसा छना जाए, लेकिन अर्धपारगम्य होता है। ठीक है, परिवाही आवाजाही को विनियमित करता है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और 40वां क्वेश्चन कहता है कि रक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। रक्तिका को घेरने वाली जो झिल्ली है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने है प्लाज्मा लिम्फा, टोनोप्लास्ट और कोशिका झिल्ली या मध्य पटलिका। इसमें से क्या सही है जी? कहता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टोनोप्लास्ट जो है वो रक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं जी? तो कहता है टोनोप्लास्ट। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग बाकी ये यहीं तक इस वीडियो में रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना तेज़ी से देख रहे हो कि कितना मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, डेली मेरे लिए टाइम निकालना थोड़ा आसान काम नहीं है, फिर भी मैं बहुत तेज़ी से वीडियो बना रहा हूँ। और उधर से डिमांड आ रहा है, टेक्निकल फील्ड वाले बच्चों लोग कह रहे हैं कि गेट के नज़दीक आ गया, तो वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई मटेरियल साइंस का वीडियो बनाया जाए, तो उसको भी हमको देखना है। तो जो बच्चे ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, उसी चीज़ का वीडियो बनेगा। जो ज़्यादा डिमांड आएगा उसी का तो वीडियो बनना है, जाहिर सी बात है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर करिए और अधिक से अधिक इसको लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, अधिक से, क्योंकि जानते हैं कि भाई इसका ऑडियंस ज़्यादा है, टेक्निकल का ऑडियंस कम है, तो इसको ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा लोग तक पहुँचाना भी तो है आप लोगों का काम। इसको पहुँचाइए अधिक से अधिक लोगों तक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। अगर शेयर नहीं करोगे तो ये अगर एक बार रुक गया और कोई टेक्निकल वीडियो शुरू हो गया लेक्चर, तो फिर वही चलता रह जाएगा, ठीक, फिर अटक जाएगा। इसको देखिए, मैं कोशिश चाहता हूँ कि इसका ये मल्टीपल पेपर डिस्कस हो जाए, इतना कंटेंट रहे कि आप उससे प्रैक्टिस हो जाए आपका। ठीक है, ये कोशिश है हमारी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे 4-5 पेपर डिस्कस कर दिया। उसके बाद सीधे सीधे मैं साइंस में आ गया और साइंस के बाद सीधे सीधे मैं घुसूँगा आपका मैथ वाले में। मैथ में 2-4 पेपर डिस्कस कर दूँगा, यहाँ पे भी 2-4 पेपर डिस्कस कर देना है। ये हमारा लक्ष्य है।
ठीक है। बस ये मत आप लोग करना कि भैया ऐसा नहीं हो कि वीडियो आप देखने वालों की संख्या कमने लगे तो मैं क्या हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ कि भाई पहले इसको देख ले। ज़्यादा आपके सामने ढेर सारा वीडियो बन जाएगा ना तो आप लोग क्या होगे कि देख नहीं पाते हो आप लोग, ठीक है। फिर आपको बोरियत लगता है कि इतना सारा वीडियो कौन देखेगा, कैसे देखेगा, समय कहाँ से निकाले। तो इसको देखते जाइए, बल्क मत बनाइए इसको, ठीक है। हम लोग इसमें साइंस वाले में हम लोग 4 पेपर देखेंगे, उसमें भी हमने 4 पेपर देखा था, इसमें भी 4 पेपर देखेंगे, इसके बाद मैथ वाला शुरू करेंगे। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। आपका गुरुदक्षिणा याद है, ठीक है। इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जहाँ भी यहाँ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, वहाँ पे इसको शेयर कर देना। और जैसे ही आप शेयर करते हो मुझे पता लग जाता है कहाँ कहाँ इसको शेयर हुआ, ठीक है। तो बहुत कम बच्चे जो हैं, 1-2 बच्चा ही समझ लीजिए कि वो शेयर करता है, ठीक है। 1-2 बच्चा कुछ वीडियो होता है वही नहीं शेयर करता है, जितना शेयर होता है वो हमको पता लग जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे ही पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको कुछ पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है। आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आप अगर दूसरों को कुछ बताओगे तो दूसरे आपको बताएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।